इकरा, आपकी राजनीति में आने की भविष्यवाणी संसद के एक गार्ड ने की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो पता चला आप पिताजी के साथ एक बार गई थी संसद, और वहां पे एक गार्ड ने आपको प्यार से दुलारते हुए कहा कि एक दिन तुम भी यहाँ आओगे, और वो सपना पिताजी ने देखा, आपने देखा, प्रिडिक्शन गार्ड जी ने की थी, पूरा हो ही गया। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का और चैनल का कि ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक गार्ड थे जो चेकिंग के दौरान उन्होंने मुझे ये बात कही थी। तब कुछ इस बात का मुझे ऐसा एहसास नहीं था, बहुत साल तक नहीं हुआ जब मैं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैं दोबारा पार्लियामेंट आई खुद एक सदस्य मेंबर बनके, तब मुझे उनकी वो बात याद आई कि ऐसे मजाक में उन्होंने मुझे कहा था, और कभी कभी मजाक में कही हुई बात किस तरीके से घूम फिर के आ जाती है। तो एक अच्छी जर्नी रही है। मेरी जर्नी थोड़ी एक्सीडेंटल थी, लेकिन कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी का काम है और कितना कुछ बदलाव, जो भी सोशल चेंजेस हम लाना चाहते हैं, उसका अगर कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो राजनीति है। तो मुझे राजनीति करने का मौका मिला, और मेरा भी परिवार, हमारी भी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। तो बचपन से ही पूरा घर, हमारा घर ओपन हाउस है, मेरी मदर, मेरे ब्रदर और मैं। तो हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट और पब्लिक स्पेस का फंडा है नहीं, तो इट इज एन ओपन हाउस। जेंजी ये समझेगी नहीं जी, दे नीड देयर स्पेस। जी, तो बचपन से देखा है, सीखा है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता था मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी, पर हालात ऐसे बने इत्तेफाकन कि आना पड़ा। और अब जब आ गए हैं तो जितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है वो उसका एहसास है, और कोशिश है कि यहीं से और काम ऐसे हो सके जिससे और महिलाएं भी आगे आ सकें। बिल्कुल, आपकी उस एक्सीडेंटल जर्नी के बारे में भी बात करूंगी। जर्नी चल रही है, आपकी जर्नी जो थी वो एक्सीडेंटल थी। आप तो लंदन में आराम से पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब भाई दिल्ली, लंदन सब कुछ छोड़ के फिर कैराना में गली गली जाके धूप में पसीने से लथपथ होकर वोट मांगना कि वोट दे दो, ये एक्सीडेंट जो था पसंद आने लग गया था धीरे धीरे? शुरुआत में लग रहा था यार परिवार की जिम्मेदारी अब निभानी तो पड़ेगी। नहीं, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी इसमें, लेकिन उसके साथ ही मुझे लगता है इससे ज्यादा ग्रेटिफाइंग जॉब, इंस्टेंट ग्रेटिफाइंग जॉब और कोई नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं और उसकी जिंदगी पे उसका असर देखते हैं, तो अपने आप इस काम में मन लगने लग जाता है, अपने आप मेहनत करने का मन लगने लग जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि जैसे जैसे शुरुआत करी, हालात ऐसे थे कि करनी पड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि कितना बड़ा बदलाव इस काम से हो सकता है और उसके रिजल्ट सामने सामने देखने को इंस्टेंटली मिल जाते हैं, तो एक ग्रेटिफिकेशन मिलती है, खुशी होती है वो काम करके। और वही है कि अच्छा काम हो, ज्यादा से ज्यादा एक मीडियम बन सके लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं उसे पहुंचाने का। तो वो देखते देखते खुद ही इस काम में मन रखने लगा। तो ऐसा नहीं था कि सब दोस्तों ने कहा कि भाई अच्छे खासे पढ़ रही थी, लंदन में आराम से एक कंफर्ट लाइफ जी रही थी, उसको छोड़कर सडन एक 360 डिग्री चेंज आ जाता है ना पॉलिटिक्स में? आप कैसी दिख रही हैं, क्या पहन रही हैं, क्या बोल रही हैं, दुपट्टा कैसे लिया हुआ है, सब कुछ बहुत ख्याल से चलना पड़ता है। वो लंदन वाली लड़की की फ्रीडम चली जाती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर प्रोफेशन का एक डेकोरम होता है, और हमारे प्रोफेशन का भी है, लेकिन जरूर महिलाओं पे ज्यादा फोकस रहता है कि क्या पहन रही हैं, किस तरीके से पहन रही हैं। हम कभी भी किसी पैनल में बैठ के हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के बारे में इस तरीके से बात नहीं करते कि उन्होंने क्या पहना, या उनका जो पहनावा है वो किसी भी दिन चर्चा का विषय नहीं बनेगा, लेकिन महिलाओं का पहनावा आज भी चर्चा का विषय बनता है। और ये समाज है, और समाज का जो पहिया है धीरे धीरे घूमता है, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काम को नहीं उस बाधा में लाना चाहिए किसी भी पहनावे की वजह से या किसी उस वजह से। तो अगर मेरे दुपट्टा सर पे रखने से हम फिर काम की बात कर सकते हैं तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फोकस होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, हम सिर्फ इस तरह की बातें करें, बाधाएं बनाएं महिलाओं के लिए, वो सही नहीं है और उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ये बदलाव के लिए जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी सभी लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि फोकस हट जाएगा, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। जी, महिलाओं के काम पर ज्यादा फोकस रहेगा और पहनावे पे कम। बिल्कुल। इकरा,
एक नेचुरल, ये कहते हैं कि भाई राजनीति में अगर बेटे हैं तो बेटे ही नेचुरल हेयर माने जाते हैं। उत्तराधिकारी जो है कि भाई ठीक है अब मेरे बेटे को टिकट दे दे या फिर मेरा बेटा आगे इस बात को आगे बढ़ाएगा। तो ये नेचुरल चॉइस बेटी, ऑप्शन नहीं है तो होती है, नेचुरल चॉइस बेटी अभी भी नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी पॉलिटिक्स में हैं। मैं उनसे छोटी हूँ लेकिन उनसे बड़ा पद मेरे पास है। तो मैं खुद ही का एक्सीडेंटल वाला है जी नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ कभी ये भेदभाव नहीं था, कभी ये फर्क नहीं रखा। और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, मेरे भाई भी, मतलब उन्हें कभी आज तक ये एहसास नहीं हुआ या उन्होंने मुझे नहीं कराया कि कोई हायरार्कियल डिफरेंस हमारे पद की वजह से हमारे बीच में आ गया है। तो ये एक अच्छी चीज है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेचुरल चॉइस नहीं मानी जाती हैं बेटियां, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक महिला काम को आगे लेकर चलती है, तो हर प्रोफेशन में नेचुरल चॉइस होनी चाहिए महिलाओं की, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म सोच जिसको साथ संजोकर लेने का काम महिलाएं करती हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल बेहतर कर सकती हैं, जब जब मौका मिलता है बेहतर करके भी दिखाते हैं। लेकिन वही है कि अभी बहुत सारी पेट्रियार्कल बैरियर्स हैं, उनको तोड़ना शांभवी अभी भी बाकी है। बिल्कुल वो बदलाव लाने की ही कोशिश है लगातार। लेकिन इकरा, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट कहा कि पुरुषों से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पुरुष और महिला दोनों काम से आके लौटे तो आपके घर में कितने भी नौकर चाकर हो, खाना क्या बनेगा ये फीमेल काउंटर पार्ट से ही पूछा जाता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं ऑब्वियस आपने मान के चल रहे होते हैं कि अगर बच्चा बीमार है तो माँ ही छुट्टी लेती है दफ्तर से। तो ये कुछ कुछ पेट्रियार्कल चीजें हैं, माइंडसेट है, ना तो बच्चे को भी समझ में आती है ना ही आपके हाउस हेल्प को समझ में आती है। तो वो वक्त लगेगा उस सोच को तोड़ने में। लेकिन इकरा, अगर जब हम कैंपेन के लिए जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, राजनीति में आपको एक दो नहीं हजारों लाखों लोगों से डील करना है, उनके ऊपर अपना होल्ड भी रखना है। पुरुष किसी भी भाषा में कितनी भी ऊंची आवाज करके बात करेगा तो नेताजी कर रहे हैं, लेकिन वही बात एक महिला नेत्री करेगी, घमंडी है, बात करने की तमीज नहीं है। ऐसा कभी फेस किया? काफी बार, और अभी भी होता है। मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि हमारी जिले में दिशा की बैठक होती है जिसको चेयर एमपी करते हैं वहां के। तो उस दौरान जितने भी अधिकारी होते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं वो उनकी नजर मिला के बात करेंगे, पर मुझे सीधा एड्रेस नहीं करेंगे, इवन दो आई एम चेयरिंग द मीटिंग। तो ऐसा बहुत होता है कि अधिकारी लोग जो होते हैं, एक महिला से, खासकर अगर आप यंग हैं तो आपकी अथॉरिटी को उतना नहीं मानते हैं या कोशिश करते हैं डॉज करने की। तो वहां भी आपको बहुत सारी टैक्टिक्स अपनानी पड़ती हैं, अपनी बात मनवाने की, अपना प्रेशर बनाने की। तो और चुनाव में भी होता है। मुझे अभी भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें बेटी या बहन बनकर आज भी वोट मांगने पड़ते हैं। जो पूरी तरीके से पेट्रियार्कल शैकल जो बेड़ियां हैं आज भी हमारे समाज में, उसी के अंदर आते हैं। तो उनको भी तोड़ने की जरूरत है कि अपनी काबिलियत के ऊपर आप सिर्फ वोट मांग सकें, ऐसा भी दिन आ सके। और जैसा अभी जो डिस्कशन हो रहा है, मुझे लगता है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हम सभी लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेरी समझ में महिलाओं का कोई मजहब नहीं है, महिलाओं की कोई जात नहीं होती। हमें हर जगह ही अपने अपने समाज में, अपने अपने मजहब में, अपनी अपनी जात में कहीं ना कहीं एक अलग लड़ाई, मर्दों के मुकाबले एक अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो क्योंकि हमारी लड़ाई सबकी एक ही है, तो हम सबको एक साथ उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी पड़ेगी। वाजिब बात है, लेकिन कौन कितना कर पाता है, क्योंकि जब बात असली राजनीति की, नंबर गेम्स की और तमाम चीजों की आती है तो ये चीजें होनी चाहिए। कितनी हो पाती हैं देखना होगा। इकरा, और अगर हम बात करें, ठीक है, महिलाएं जो है वो, आपने बिल्कुल सही वाजिब कही कि जाति मजहब से ऊपर उठ के देखा जाए, लेकिन अगर मैं मजहब के दायरे में अगर देखूं तो मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और भी कम है। मेरे ख्याल से 18 अब तक, और 13 उसमें से शायद वो थी जो पॉलिटिकली फैमिलीज के साथ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आ रही थी। तो यानी कि अगर खुद के बूते पर आना खड़ा होना तो उनकी तादाद तो नेग्लिजिबल है आजादी से अब तक। तो अगर उस दिशा में काम करना होगा, आई एम आस्किंग अबाउट पर्टिकुलर रिलीजन, तो किस तरह से काम होगा? आपको क्या लगता है वहां पे क्या ज्यादा हर्डल्स आपको खुद महसूस हुई जब आप गई अपने लोगों के बीच में? देखिए, जैसा शांभवी जी ने कहा कि कई लोग नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स और फैमिली नहीं चाहती है इस तरीके के प्रोफेशन में आए।
और यही अक्रॉस रिलीजन है। मुझे लगता है सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है। और भी जितने हमारे समाज में जितनी भी जातियां हैं, रिलीजन है, सभी लोग यही सोचते हैं कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, क्योंकि हमने इसको इसी नज़रिए से देखा है कि मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि विजुअल परसेप्शन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरे लिए इंदिरा गांधी जी, because I saw her as a lady who was leading the country. So for me, that is a visual representation I often go back to. Similarly, across party, we have Sushma Swaraj ji, Mayawati ji, ममता जी। तो जब आप महिलाओं को जिम्मेदारी के पद पे देखते हैं तो उससे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जिससे कई महिलाएं खुद भी आगे आने का सोचती हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही जो आपने सवाल शांभवी से किया, मैं उस पर भी कहना चाहती हूँ कि रिजर्वेशंस हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लीडरशिप, अगर सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें विद इन पार्टी भी हमें एक रिजर्वेशन, एक वो रखना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं को नर्चर कर सके, जहाँ पे उनकी लीडरशिप को नर्चर कर सके, क्योंकि एक दो टिकट मिल जाने से हम वो बदलाव नहीं ला सकते। सिंबोलिज्म कर लीजिए कि गुलदस्ते में ये दो फूल भी हैं, वो काम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर 33% रिजर्वेशन है, लेकिन अगर आपकी पार्टी में उतनी महिला नेता नहीं है तो आप वो सीटें कभी भी नहीं भर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि विद इन पार्टीज भी एक रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए, जहां पर ग्रास रूट लेवल से हम महिलाओं की लीडरशिप को नर्चर करके और तब उन्हें आगे भेज सके। इकरा, जब कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे, आपने कहा ठीक है हर मजहब में लिमिटेशंस अपनी होती हैं, कहीं नंबर्स कम आपको नजर आते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के कई लीडर्स कहते हैं कि महिला आगे आए लेकिन हिजाब पहन कर आए, तो ये जब इस तरह के बयान आते हैं तो आप क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे होते हैं? तो कभी लगता है कि यार आपने कभी तो नहीं कहा कि एक मुस्लिम नेता आए आगे तो सर पे टोपी और दाढ़ी पहनकर ही आए, फिर जब महिला की बात करते हैं तो आप ऐसी कंडीशन क्यों लगा देते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और मेरा मानना है कि किसी भी मजहब में हो, सबको अपनी एजेंसी होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के पास उनकी एजेंसी होनी चाहिए, अगर वो सर ढकना चाहें या ना ढकना चाहें। तो एक कॉन्सेप्ट बेपर्दगी का और पर्दे का है मजहब में जरूर, लेकिन उसका भी इतना वो नहीं है। आप इस हाल में भी आप पर्दे में रह सकते हैं, आप हर तरीके से पर्दे में रह सकते हैं। तो कोई आपको बताए कि आप किस तरीके से, मर्दों पे भी पर्दा जायज है, अगर बिल्कुल ही हम उसके मजहब के हिसाब से चलेंगे तो मर्दों पे भी पर्दा जाए, लेकिन वहां पर उन पर उस तरीके की बंदिशें नहीं लगाई जाती, महिलाओं पे ज्यादा लगाई जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को खुद आगे आकर एजेंसी लेनी पड़ेगी, और ये चॉइस है। हमारा संविधान मजहब के साथ साथ हम अपने देश के संविधान के भी अधीन है, जो हमें अधिकार देता है कि हम चूज करें अपना पहनावा, हम हिजाब करें या ना करें, पर्दा करें या ना करें, ये एक महिला की चॉइस है और मैं प्रो चॉइस हूँ। तो मेरे लिए मुझे लगता है मेरा काम आसान हो जाता है इससे, कि मुझे 100 लोगों को जवाब नहीं देने हैं। तो और मेरा जो पर्दे का तरीका है, हमारे यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, जाट, गुर्जर महिलाएं सभी हर जाति की इसी तरीके से अपने आंचल को लेती हैं। तो इट इज ऑल्सो रिलीजियस बट ऑल्सो कल्चरल। फ्रॉम मेरा जो क्षेत्र है कैराना, वहाँ की जो महिलाएं हैं अक्सर कर इसी तरीके से वो अपने आंचल को लेती हैं। तो कई सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। रिस्पेक्ट भी है अपने रिलीजन के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने रीजन के लिए। तो सभी चीजें एक महिला पर ज्यादा भार है। महिला पर ज्यादा थोपने वाले कॉन्सेप्ट पे आपने बहुत बेबाकी से कहा कि भाई उनको भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कि आपके लिए भी काफी रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जरा वो भी पढ़ लें। ठीक है, तो यानी समाज से बदलाव होगा और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज तक भी पहुंचेगा। इकरा, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे भी कि यस यस यू कैन ऐड। तो बिल्कुल समाज से तो बदलाव होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कुछ पॉलिसीज को अगर हम टिल्ट कर दें महिलाओं के फेवर में, तो मुझे लगता है कई सारी बंदिशों से हम ऊपर उठ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, हम नॉर्वे गए थे UN विमेन के प्रोग्राम में। तो वहाँ का जो सिस्टम था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मर्दों से ज्यादा है, और साथ ही उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऑफ पैटर्नल लीव।
तो वहाँ पर ये मैटरनल लीव तो मिलती है, उसके साथ साथ उतनी ही पैटर्नल लीव है। तो कहीं ना कहीं आप वो बंदिशें तोड़ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये लॉ का पार्ट है कि जितनी छुट्टी एक महिला को मिलेगी उतनी ही एक मर्द को मिलेगी, तो उससे वो भेदभाव खत्म हो जाता है। हाँ। तो और वहाँ की अगर आप इकोनॉमी देखेंगे तो महिला पार्टिसिपेशन की वजह से वहाँ की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत आगे बढ़ी है। तो मुझे लगता है सिर्फ सोशल प्रायोरिटी नहीं, इट इज ऑल्सो अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी टू इन्वेस्ट इन women, to bring them forward and to make policies that tilt it in favor of women. हाँ बिल्कुल, अगर उन्हें पैरिटी पे लाना है, जब हम लोग रिजर्वेशंस की बात करते हैं, हम आर्थिक आधार पर या जातीय आधार पर रिजर्वेशंस की बात करते हैं, तो फिर भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि आधी आबादी थोड़ी पीछे छूट रही है तो फिर थोड़ा टिल्ट करना बनता है। आप दोनों आई और आप दोनों ने बड़ी बेबाकी के साथ महिलाओं को लेकर जो तमाम सवालात आपके सामने रखे गए उनका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल ब्रिंग सम चेंज। I hope so too. Thank you.